नमस्कार। आज की तारीख है 25 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली 30 का जो आज का कार्यक्रम है उसमें हम जो एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। कई प्रकार के इसमें प्रश्न होंगे जो आप अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से हो सकता है पढ़ते हो, लेकिन एक साथ इनको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक पे 23 प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं और करंट अफेयर के 7 प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे रोज करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक सुधार मैं करना चाहता हूँ। 23 तारीख को जो डेली 30 का कार्यक्रम था उसमें एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीटो से संबंधित था, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। इसमें मैंने कहा था कि असुमेलित युग बताना था, तो इनमें से मैंने कहा था इनमें से कोई नहीं। इसमें जो जेबी वीटो दिया है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जेबी वीटो के बारे में ये जो बात कही गई है ये गलत है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। मैंने उसमें डी उत्तर बताया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और हमको आज का ये भी जारी करना है जो कल का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का रिजल्ट भी आज जारी करना है। देखिए वो मेरे ध्यान से ही उतर जा रहा था। उस टॉपर की लिस्ट भी मैं जारी करना चाहता हूं, उन टॉपर्स की जिन्होंने टॉप 10 या 15 मार्क्स पोजीशन प्राप्त किए हैं, उनके मार्क्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस बार का जो रिजल्ट रहा है डेली 30 टेस्ट का वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें शुरू के जो 4 लोग हैं उन्होंने इक्वल मार्क गेन किए हैं, और सारे लोगों के जो मार्क्स हैं वो 96 हैं। यानी कि संयुक्त रूप से इन लोगों ने टॉप किया है, और चारों लोगों के जो मार्क्स हैं वो 96 हैं। इस तरीके से राकेश कुमार राव, कल्याणी कश्यप, परमेंद्र शेखर कश्यप, रवि कुमार कश्यप, तो ये कश्यप फैमिली, और यहाँ पर ये राकेश कुमार राव, इन लोगों ने फर्स्ट पोजीशन गेन किया है, यानी कि फर्स्ट रैंक गेन किया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक पे भी कई लोग हैं। सेकंड रैंक पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। नेहा राजपूत 95, आनंद सिंह 95, वंदना 95। 3 लोग सेकंड रैंक पे हैं, तो 3 लोगों की रैंक हो गई इनकी सेकंड। ये दूसरी पोजीशन पे हैं संयुक्त रूप से ये लोग। और फिर ये मेरी आईडी को इसमें आप मत ही इंक्लूड कीजिए, ये कई बार टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है 45 टाइम्स, क्योंकि स्टाफ भी इसको कई बार ये यूज करता है। ज्योत्ना सिंह की ये तीसरी रैंक है, और ये जो है 92 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। अच्छी कैंडिडेट है ये। आशा 91, मीना 91, ये इस तरीके से ये थर्ड रैंक हो गई, और मीना और आशा की ये फोर्थ रैंक है। सर्वजीत कुमार, इनकी 88 रैंक है, मार्क्स हैं, और इनकी रैंक फिफ्थ है। उसके बाद में नीरज कुमार की भी जो मार्किंग है वो 88 ही आ रही है इसमें, तो नीरज कुमार जी की भी रैंक फिफ्थ हो जाएगी। गौरी सिक्स रैंक पे हैं, और सेवन्थ रैंक पे हैं कुसुमावती यादव, रोहित कुमार, ये 2 लोग हैं। उसके बाद में ये आगे जो बात आती है 79 मार्क्स, शांतनु हैं, पंकज कुमार हैं, फिर आराधना अवस्थी हैं, गौरव जैन हैं, हरेंद्र कुमार हैं, अनु रघुनाथ हैं। इस तरीके से इन लोगों की मार्किंग है। जिन लोगों ने इसमें अच्छे मार्क्स गेन किए हैं बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के कुछ मार्क्स कम आए हैं वो लोग लगातार मेहनत करते रहें, और इसका लाभ निश्चित आपको मिलना ही है। ठीक है, चलिए अब आज का हम डेली 30 कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, और इस कार्यक्रम का आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, और उसका कारण ये होता है कि आपकी तैयारी ज़्यादा हो, और दूसरा कारण है कि ऐसे ही प्रश्न अब पूछे भी जाते हैं। यूपीएससी तो पहले से ही ऐसे प्रश्न पूछता आ रहा है, अब यूपीपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा सर्वप्रथम कांट ने प्रस्तुत की थी। ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब दोनों में से आपको बताना है कि ये कौन से सही स्टेटमेंट हैं, कौन से गलत हैं, जैसा भी आपको लगे। ग्रहों की जो उत्पत्ति से संबंधित कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, तो सबसे पहले कांट ने इससे संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की थी।
यह सिद्धांत उन्होंने गैसीय सिद्धांत था, गैसीय सिद्धांत के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी, यह भी बिल्कुल सही है। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति उन अनेक छल्लों में से एक छल्ले से हुई जो कि एक निहारिका के घूमते घूमते ठंडे होने और सिकुड़ने की क्रिया से बने थे। ठीक है, गति में विभेद हुआ और वो अलग अलग निकल गए थे। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी यहां पर सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन कांट ने किया था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, ज्वारीय परिकल्पना में दो तारों की उपस्थिति स्वीकार की गई। यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी से संबंधित जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें एक विश्वसनीय सिद्धांत है ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, जेम्स और जेफरीज द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित है। इसमें इन्होंने कहा, जैसा कि लाप्लास ने माना था एक तारे से, इन्होंने कहा कि नहीं, दो तारे से हुई थी। और ये जो ज्वारीय सिद्धांत है ये द्वैतारक परिकल्पना है। इन्होंने क्या कहा, दो तारों से हुई थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये ज्वारीय परिकल्पना यहां पर दिया हुआ है कि कांट ने प्रस्तुत किया था, कांट का नहीं है, जीन्स और जेफरीज की यह परिकल्पना है। जीन्स और जेफरीज की यह परिकल्पना है। तो इस तरीके से ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले गैस एवं धूल कणों से हुई है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तीसरा यहां पर यह प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट जो सिद्धांत है वो बता दिया गया है। पूछा जा रहा है किसका सिद्धांत है ये, तो ये भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो नवीन सिद्धांत आए उसमें एक आते हैं ऑटो स्मिथ। ऑटो स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया, उसी के अंतर्गत बताया था कि सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले गैस एवं धूल कणों से हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर तथा रॉबर्ट बोगोनोर ने किया था। रॉबर्ट बोगोनर ने और जॉर्ज लेमेटेयर ने मिलकर किया था। जॉर्ज लेमेटेयर का नाम आप सबको याद होगा, रॉबर्ट बोगोनर का नाम भी आप याद कर लीजिए। यह सिद्धांत ब्रह्मांड आकाशगंगा की उत्पत्ति की तो व्याख्या करता है, लेकिन सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की तीनों की उत्पत्ति की सटीक ढंग से व्याख्या करता है। मान्य सिद्धांत है, साइंटिफिक है। इसके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले भारी पदार्थों से निर्मित एक विशाल नेबुला था जिसमें एकाएक विस्फोट हुआ। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट के बाद में क्या हुआ, विस्फोट से ही फिर ये पूरे ग्रह और उपग्रह ये सब बने। ठीक है ना, आगे ऐसे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये विस्फोट की बात इसमें की गई, और विस्फोट हुआ जिनसे जो पदार्थ निकला उन्हीं से तारे बने, तारों में पुनः विस्फोट हुआ तो सौरमंडल बना, और सौरमंडल में फिर पुनः विस्फोट हुआ तो ग्रह बना। इस तरीके से आप क्रम समझ लीजिए। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा जा रहा है तो केवल दो असत्य है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सीमा, निफे, सियाल, ये जो हैं पृथ्वी की जो परतें पाई जाती हैं उनके बारे में ये प्रश्न है। अनेक गुण हैं, गुणों के आधार पर एक दूसरे से ये अलग होती हैं, सीमा, निफे, सियाल। तो इसमें सुमेलित युग्म की पहचान करना है कि कौन सा सुमेलित है। जो सीमा है वो सिलिकेट और मैग्नीशियम से बनी हुई परत है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सीमा सिलिकेट और मैग्नीशियम से बनी है। सिलिकेट और मैग्नीशियम ये सीमा हो गया। निफे जो है इसमें एक निकेल हो गया, और ये कि फेर लोहे के लिए फेरिक ऑक्साइड का उपयोग शब्द जो होता है ना, तो फेरस, फेरिक, ये लोहा हो गया। सियाल, तो सियाल जो है ये ऐसे बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम, इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। और ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत की उत्पत्ति हुई है या हुई थी, कब उत्पत्ति हुई थी, कितने समय पहले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपीएससी में किसी न किसी रूप में पूछा गया है, पीएससी में, कई पीएससी में पूछा जा चुका है, और अन्य कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंफ्यूज होते हैं लोग, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। 4.6 अरब वर्ष पूर्व, अरब याद रखिएगा, 4.6 याद रखिएगा,
करोड़ और लाख में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ खैर लाख नहीं दिया है, अरब और करोड़ दिया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। पहला स्टेटमेंट ये 7वें प्रश्न का है। दूसरा है कि चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणों उपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। तो वैसे जो पहला प्रश्न था यहाँ पर, जिससे पहले हमने डिस्कस किया है, छठा प्रश्न जो था कि पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत की उत्पत्ति कब हुई, तो ये 4.6 अरब वर्ष आप कह देंगे। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की आयु अगर आपसे पूछी जाए कि रेडियोधर्मी पदार्थों के आधार पर क्या है, तो ये 3.9 अरब वर्ष ये निर्धारित है। और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास कास्ते द बफन ने किया था, और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक भी थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कियन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि आर्कियन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प लगभग 440 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत में जो अरावली पर्वत है, धारवाड़ क्रम की जितनी चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो इन सब का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में ही हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी समय याद रखिएगा आप कि रीढ़ विहीन जो एक उसकी जीव हैं उनका भी उद्भव हुआ था। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार तथा प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार किस कल्प की विशेषता है? सही से सोचकर इसका उत्तर दीजिएगा। जो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो पहला ऑप्शन है सिलूरियन कल्प, सिलूरियन कल्प 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व यह समाप्त हो गया। इसको याद रखना नहीं जरूरी है, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार हुआ, प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर विस्तार हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया इसमें चलती रही, लेकिन ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया में कमी आई थी। तो ये सब विशेषताएं आप याद रखिए, प्रवाल जीव और रीढ़ वाले जीव। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, सिलूरियन कल्प। तिएनसान, अल्ताई एवं अप्लेसियन जैसे पर्वतों का विकास कब हुआ था? यहां पर भी कल्प की बात की जा रही है, किस कल्प में हुआ था? जो ये तिएनसान है, अल्ताई है और अप्लेसियन पर्वत है, ये सब पर्मियन कल्प में इनका विकास हुआ था। और इस समय एक व्यापक भूगर्भिक हलचल हुई थी। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस जैसे भंसोस पर्वतों का जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट जो हैं ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं इनको। भूपटल में भ्रंशन की क्रिया के कारण आंतरिक झीलों का भी इसमें विकास हुआ था। इसी समय तियानसान, आल्ताई, अप्लेसियन जैसे पर्वत भी विकसित हुए थे और जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण सदाबहार वृक्षों में कमी भी आई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पर्मियन कल्प। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये बिल्कुल रटने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राकी एवं एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में प्रारंभ हुआ और क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर पहली बार प्रकट हुए। दूसरा स्टेटमेंट है राकी और एंडीज पर्वत श्रेणी क्रिटेशियस कल्प में इनका निर्माण प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर पहली बार प्रकट हुए दिया हुआ है, डायनासोर यहाँ पर विलुप्त हो गए थे। इसके बाद डायनासोर नहीं बचे। क्रिटेशियस युग में डायनासोर क्या हुआ था, डायनासोर चले गए थे यहाँ से। क्रिटेशियस युग में डायनासोर समाप्त हो गए थे, तो लगभग विलुप्त हो गए थे। कुछ एक हो सकता है बचे, लेकिन लगभग समाप्त हो गए थे। तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमयुग का संबंध प्लेस्टोसीन युग से है। और दूसरा है इस युग में तापमान बहुत कम हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर 3 हिमयुग देखे गए। तो यहाँ पर महान हिमयुग का संबंध प्लेस्टोसीन युग से है, ये तो बिल्कुल बात सही है।
प्लेस्टोसीन युग जो है ये सिनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प का पहला युग है। चार जो उसमें पहला है। और महान हिमयुग का संबंध इसी युग से है। किससे? प्लेस्टोसीन युग से है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है कि इसमें 3 हिमयुग देखे गए, ये गलत दिया है। क्योंकि पहले तो आप ये जो हिमयुग का मतलब क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाना। हिमयुग कब आएगा? जब तापमान बहुत कम हो जाएगा। तो तापमान बहुत कम हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर, खास करके यूरोप का जो क्षेत्र है वहां वहां पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिए थे। ये 4 हिमयुग थे। इसमें एक था गुंज, नाम इसके याद रखिएगा, क्रम से मैं लिख रहा हूं। गुंज के बाद में मिंडेल, ये क्रमशः लिखे हुए हैं। और मिंडेल के बाद में आएगा रिस, और रिस के बाद में आएगा वुर्म। ये 4 थे, याद रखिएगा। मैंने इसको ऐसे याद रखा है, GMRV, आप जैसे भी याद कर लीजिए। तो ये 4 हुए थे, यहां पर 3 दिया है, तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, पहला केवल सही है। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्ण विकसित मानव का विकास किस युग की विशेषता है? पूर्ण विकसित मानव का विकास किस युग में हुआ, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। एक आता है होलोसीन युग। ए ऑप्शन पे जो सेट है इसका सही उत्तर यह है। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। होलोसीन युग में जलवायु संबंधी सभी दशाओं में समानता होने लगी थी। उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में शुष्कता थी, और वहां पे शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण एवं शुष्क रेगिस्तान का विकास हुआ। होलोसीन वर्तमान विश्व के उदय का काल है, जो अब तक जारी है, यही चल रहा है, अंत यही है, और ये आगे ऐसे कंटिन्यू है। इस युग में पूर्ण विकसित मानव का विकास हो गया। मानव ने कृषि पशुपालन प्रारंभ कर दिया, तकनीकों का विकास होने लगा धीरे धीरे। फिर आज का युग देखिए कि हम तकनीक का लाभ इतना ले रहे हैं कि मैं कहाँ बैठा हूं, आप कहाँ बैठे हैं, और हम लोग आसानी से क्लास कर रहे हैं। अगला प्रश्न, जो अन्य विशेषताएं मैं बताता हूं, ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इनको ध्यान से सुन लें, नोट कर लें, और जल्दी ये मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करता हूं कि इस कार्यक्रम को और रिच बनाया जाए। मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैक्सिमम सपोर्ट आप करिए तो मैक्सिमम आउटपुट मैं दूंगा। हमारी टीम मैक्सिमम आउटपुट के लिए तैयार है। और पढ़िए इतना जितना आपने अभी तक ना पढ़ा हो। लेकिन पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक ढंग से करिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं किताब लेके बैठे रहना, पढ़ने का मतलब ये नहीं आज पढ़ना 4 दिन ना पढ़ना, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ते रहना। पढ़िए इसलिए कि आपको एग्जाम पास करना है, पढ़िए इसलिए कि आप प्रश्नों का उत्तर दे पाए, पढ़िए इसलिए कि आप उत्तर लिख सकें। सारी व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूं बहुत जल्दी। आप अपना काम अच्छे से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्री पास करें, मेंस पास करें, इंटरव्यू दें और सफल हो जाएं। इतना ही पूरी कहानी है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी गाइडलाइन और आपकी मेहनत पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित अगर हम बात करें तो कुछ प्राकृतिक स्रोतों पर हम आधारित हैं और कुछ अन्य स्रोतों पर आधारित हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है तो हम प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गहराई तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि 6000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी त्रिज्या है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आगे इस पर प्रश्न है। तो अब गहरी खुदाई कहाँ तक करेंगे? आगे फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वहां पर कोई भी हम औजार डालेंगे वो गल जाएगा, हम तो खैर जा ही नहीं सकते। तो इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो हमको कुछ स्रोतों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें ज्वालामुखी आधारित स्रोत हैं, उल्कापिंडों पे जो उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य हैं वो हैं, भूकंपीय तरंगें हैं, ये सब हो गए प्राकृतिक स्रोत। जो घनत्व आधारित स्रोत है या रासायनिक संगठन के आधार पर या दाब के आधार पर, ताप के आधार पर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी अन्य स्रोतों के आधार पर जो हम आइडिया लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो अन्य स्रोतों में आता है या अप्राकृतिक स्रोत में आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जो हमारी भूप्रवृत्ति है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहे से मिलकर, इसके साथ में सोडियम भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनसे मिलकर बनी है। सबके आगे मैं लिखे दे रहा हूँ। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है, सिलिकॉन 27.2% है, ऐसे ही एल्युमिनियम जो है 8.13, और अगला लिखा हुआ है लोहा, ये 5।
इस तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमन असंबद्धता। मोहो जो असंबद्धता है, ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करती है, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कि एक विशेषताएं कुछ ऊपर पाई जा रही है, दूसरी परत नीचे, इसको जो अलग करने वाली है। ऐसे ही तो जो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो अलग करेगी, ठीक है, तो इस तरीके की जो असंबद्धता है, ये जो असंबद्धता है वो मोह असंबद्धता कहलाती है। गुटेनबर्ग ये मेंटल और कोर को करती है। लेहमन जो है ये निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट दिया हुआ है, लेहमन करती है बाह्य कोर और आंतरिक कोर को, बाह्य और आंतरिक कोर को अलग करती है। तो ये सी वाला यहां पर गलत हो जाएगा, ये गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वायुमंडल में किस या किन गैस या गैसों की अधिकता थी, यानी कि शुरुआत में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती थी। जो शुरू में बात की जाती है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो वायुमंडल में कौन सी गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जाती है कि बहुतायत मात्रा में ये मिलती थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो उपयुक्त तो दोनों आप टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन या हीलियम में से कोई एक दिया है तो उसी को आप टिक करेंगे, अगर दोनों का ऑप्शन दिया है तो ये टिक करेंगे। अगर वैसे दिया होता तो आप पहला जो ऑप्शन था वही टिक कर देते। समझ में आ गई बात? यानी यहाँ कोई और आर्गन या कुछ दे दिया होता, आर्गन गैस या कुछ दे दिया होता, तो आप क्या टिक करते, तो हाइड्रोजन केवल टिक कर देते। लेकिन उपयुक्त दोनों का विकल्प दिया है तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों पाई जाती थी अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी होती कैसी। कई जो ग्रह हैं वहां पर इसलिए जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है पृथ्वी जैसा। और अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल ना होती तो क्या होता, पृथ्वी दिन में अधिक गर्म होती और रात में बहुत ठंडी होती। कंफ्यूज मत होइएगा कि रात में अधिक गर्म होती दिन में, रात में कैसे गर्म हो जाएगी जब सूरज ही नहीं निकलेगा। केवल गर्म केवल ठंडी हो ही नहीं सकती, केवल तो वैसे भी मैंने बताया आपका दुश्मन है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा सही है, क्या गलत है, क्या है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन उपस्थित है, क्या ये बात सही है? हम में आप में कार्बन है, सब में कार्बन है, हम लोग कार्बनिक पदार्थ हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल हलवा टाइप के होते हैं, यही नहीं यूपीएससी में भी ऐसे होते हैं। 20 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि आप बिना पढ़े जाएंगे। अगर आप फॉर्म डाले हैं, इतना सोच रहे हैं, तो आप उसको सही कर देंगे। आगे के 20 में पढ़ाई की जरूरत होती है, आगे के 20 में और पढ़ाई की जरूरत होती है, आगे के 20 में और पढ़ाई की जरूरत होती है, बाकी के जो 20 बचे ना, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो आप सही नहीं कर सकते। 100 प्रश्न अगर हैं तो मैंने जो रेशियो बताया वह 80 तक ही आपका यूपीएससी में रहता है मामला। पीसीएस में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन कारण ऐसा हो जाता था कि मेरिट ज़्यादा जाती थी, या मेरिट खैर अभी भी बहुत कम नहीं जाती है। लेकिन अगर ये यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर लेगा, पीएससी भी, यानी यूपी पीएससी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जो केवल फैक्ट रखते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको चाहिए। परतों के घनत्व के आधार पर निम्नलिखित को सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। परतों का घनत्व अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कि एक परत जो होती है सीमा, सीमा का जो घनत्व है उसका सबसे कम घनत्व होता है। औसत घनत्व सीमा का 2.9 होता है, सीमा का औसत घनत्व 2.9 होता है, तो ये 2.9 हो गया। दूसरी परत अगर हम सियाल की बात करें तो सियाल का औसत घनत्व होता है 2.9 से लेकर 4.7 तक, 2.9 से शुरू होता है 4.7 तक। और तीसरी एक परत है निफे, और निफे का जो घनत्व है, निफे का घनत्व 11 होता है, ठीक है, लगभग 11 के बराबर होता है। अब अवरोही क्रम में सजाना है तो निफे सबसे पहले, फिर क्या हो जाएगा, निफे, और निफे के बाद में सबसे ज्यादा निफे। इसमें तो कोई ऑप्शन ही सही सेट नहीं हो रहा है ना, गलत हो गया ना ये ऑप्शन सेट करने में गलत हुआ। निफे हो जाएगा, निफे के बाद में सियाल होगा और फिर सीमा होगा। क्या मैं सही हूं? मुझे तो यही पता है। तो सियाल ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन, इसको मैं जब टेस्ट लूंगा तो सही कर दूंगा।
यहाँ पर ये पहले सियाल हो जाएगा फिर सीमा होगा, ठीक है, फिर सीमा होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको करेक्ट जो अवरोही क्रम याद करना है, निफे, सियाल और सीमा। मैंने जो ये नोट कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसा भी करिए। जल्दी मैं ये सब व्यवस्था बहुत कम पैसे में आपके लिए कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बस उतनी चीज़ें आपको देनी होंगी जितना यहाँ पर कुछ खर्चा लगेगा, और मैं सब सुविधाएं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई और बहुत आसान हो जाए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अभी कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है। यहाँ पर आपसे केवल प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये प्रश्न है, बाकी ये ऐसा बवाल लिखा जाता है कई बार आपका जो मेंटल प्रेशर है इसको बढ़ाने के लिए, और ये मेंटल प्रेशर अगर आपका बढ़ गया तो ये प्रश्न आप गलत कर देंगे, यही कोशिश की जाती है। लेकिन मैं नहीं बढ़ने दूंगा आपका मेंटल प्रेशर। याद करिए इसी समय 6378 किलोमीटर ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा था व्यास कितना है, तो त्रिज्या तो लेफ्ट या राइट कोई भी हो गई। ये चीज इतनी है 6378, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ए हो जाएगा। लेकिन अगर व्यास पूछता तो हो जाता बी वाला उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, कितना नीचे जाते हैं तब। तापमान के आधार पर जो हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों पर जाने पर रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण, किसके कारण, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस कारण से ये तापमान बढ़ता है, तो रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है। तो 32 मीटर की गहराई पर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी स्टार और एस स्टार दो तरंगें होती हैं, है ना। तो पी स्टार तरंगों की खोज जेफरीज महोदय ने की थी और एस स्टार तरंगों की खोज कोनराड महोदय ने की थी। ध्यान से सोचिए, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूं कि ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। ये उल्टा है, पी की खोज कोनराड ने की थी और एस की जो खोज है जेफरीज महोदय ने की थी। चलिए करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं और कंप्लीट करते हैं आज के डेली 30 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमने ये जैव विविधता दिवस वाला प्रश्न कराया था, लेकिन इसकी थीम छूट गई थी। तो पहला ये गलत है, 21 मई नहीं, ये 22 मई को मनाया जाता है। तो पहला ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हमारे समाधान प्रकृति में है, ये थीम है, बिल्कुल सही है। कोरोना ने भी यही बताया है कि हमारे समाधान प्रकृति में ही है। तो केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की खुदोल पहल को कोविड 19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है। ये क्या है भाई, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। ये जो पहल है एक एनजीओ की पहल है, या आल ये एनजीओ है। एनजीओ के पहल के तहत एलजीबीटी समुदाय के लोगों को दैनिक वेतन भोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई। तो ये जो पहल है ये एनजीओ की पहल है, और यह पहल भारत में मणिपुर राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, मणिपुर राज्य से ये संबंधित है। ट्रांसजेंडर उपाय वहां से किया गया था। वहां पे मणिपुर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समावेशी सुरक्षित स्थान एक माना जाता है। अन्य राज्यों की तुलना में ये राज्य ट्रांसजेंडरों के लिए अतिरिक्त देखभाल कर रहा है, और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग कमरे, शौचालय ये सब वहां पर स्थापित किए गए हैं। तो उसी में ये पहल की गई थी, और इसको वैश्विक पहलों में 10 जो पहल हैं उनमें शामिल किया गया है कोविड 19 के खिलाफ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण क्षेत्र में था। प्रश्न अच्छा है, किस वर्ष तक था। वर्ष 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हांगकांग द्वीप सौंप दिया था। चीन ने, पहले ये चीन के पास हांगकांग हुआ करता था, फिर चीन ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था, ठीक है। और उसके बाद में ये 97 तक हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। हाल ही में चीन की संसद के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मसौदा प्रस्तुत किया गया है, जो पहली बार चीन की सरकार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का मसौदा तैयार करने की अनुमति देगा। इसलिए चर्चा में है, तो 1997 तक रहा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न। देश का प्रथम राज्य जहां आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया है। डीजल पे और ये सब हमने पढ़ा था, पूर्वोत्तर में लगा था। आप बताइएगा, याद करिएगा, कमेंट करके बताइएगा पूर्वोत्तर में किस राज्य ने सबसे पहले लगाया था कोविड 19 से लड़ने के लिए। तो आपदा राहत उपकर अधिरोपित कौन से राज्य ने किया है? 1 जून 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा राज्य में 5% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं पर 1% अतिरिक्त कर अधिरोपित किया जाएगा। ये केरल आपदा सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य ऐसा होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, केरल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय परियोजना उस्ताद के संचालन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? उस्ताद जो परियोजना है इसका फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इस योजना को नवंबर 2016 कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2016 में पारंपरिक कला को संरक्षण देने और अल्पसंख्यक समुदाय की शिल्प समृद्धि विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। और कोरोना वायरस जो कोविड 19 महामारी है, इसके 20 सितंबर 2020 में देश में एक बार पुनः हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सशक्तिकरण एक्सचेंज साबित होगा, इसीलिए चर्चा में आया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड लास्ट प्रश्न, ओवर शेड्यूल मल्टी रोल JF-17 थंडर फाइटर जेट का निर्माता राष्ट्र कौन सा है? जो JF-17 थंडर ये पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। तो अगर पाकिस्तान भी विकल्प में होगा तो उसको भी आप टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं रखा गया है। सब कुछ किया तो चीन नहीं होगा, पाकिस्तान के पास क्या है? ना इसके पास पैसे है, ना इसके पास टेक्नोलॉजी है, ना इसके पास और कुछ है जो ये ऐसा कर सकता है। बस केवल क्या कर सकता है? सीज फायर का उल्लंघन, बदमाशी, बदतमीजी, कोरोना फैलाने का काम, यही सब ये करेगा। और तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी की स्थिति इतनी खराब है। इनके प्रधानमंत्री खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। एलिफेंट बॉन्ड्स की समय अवधि क्या होती है? एलिफेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? 25 साल का संपूर्ण बांड ये होता है जिसमें अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोग 50% निवेश करने के लिए बाध्य होते हैं। और इस बांड से प्राप्त निधि का इस्तेमाल केवल अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय द्वारा अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में एक पैनल गठित किया गया। इस समिति ने निर्यात को वर्ष 2025 तक दोगुना करने के लिए एलिफेंट बॉन्ड जारी करने का सुझाव दिया है। तो 25 वर्ष इसकी समयावधि होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी अघोषित आय की घोषणा से संबंधित है, 50% इसमें निवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर बताएं। क्या आप लोग चाहते हैं मैं कुछ और आप लोगों के लिए करूं, कुछ बड़ा करूं, आपकी तैयारी को आसान बनाऊं, कमरे में बैठ के, घर पे बैठ के आप सब कुछ कर सकें? अगर हाँ, तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें इसको, और अपने विचार जरूर देते रहें। आप लोग कुछ लिखते हैं ना तो बड़ा मजा आता है मुझे। थैंक यू वेरी मच। बाकी सूचनाएं वैसी ही हैं। अगर आप BEOROARO UPPSCS 2020 यानी कि UPPSC के तीनों एग्जाम है, इसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 6307281212 पर व्हाट्सएप करके सूचना ले लें। बहुत जरूरी हो तो कॉल करें, कभी कभी कॉल नहीं उठती है। ऑफिस खुल जाएगी तो उठने लगेगी। थैंक यू वेरी मच।